नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ तान्या वर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन की। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सैनिकों से संवाद कार्यक्रम में प्रतिभाग किया, जिसमें उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में सेना के शौर्य की सराहना की। इस दौरान उन्होंने पूर्ववर्ती सरकारों पर भी निशाना साधते हुए कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों ने सेना को सशक्त नहीं बनाने दिया, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सेनाओं को न सिर्फ सशक्त किया बल्कि निर्णय लेने की शक्ति भी दी। देखिए, जिस प्रकार से पहलगाम के अंदर एक कायराना हमला पाकिस्तानी आतंकवादियों ने किया, पाकिस्तानी सेना के संरक्षण में किया, हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ने का काम उन आतंकवादियों ने किया। और एक मैं देख रहा था, जब एक बहन के पति को मारा जा रहा था, उससे कहा था कि मोदी को जाके बता देना, तो मोदी जी ने बता दिया कि अगर कोई हमारी बहनों के सिंदूर को उजाड़ेगा तो भारत की सेना उसका बदला पाकिस्तान के अंदर घुसकर देगी। इस ऑपरेशन में, जिसको ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया, 100 आतंकवादी मारे गए, 50 पाकिस्तान के सैनिक मारे गए, उनके 9 एयरबेसों को तबाह करने का काम भारतीय सेना ने किया, और वहीं पाकिस्तान ने जितने भी ड्रोन हमले किए उनको विफल करने का काम भारतीय सेना ने किया। और हमारे मात्र 5 सैनिक शहीद हुए, और हमने किसी भी सिविलियन आबादी पर हमला नहीं किया, जबकि पाकिस्तान ने हमारे यहाँ मंदिरों पर, स्वर्ण मंदिर पर भी हमला करने की कोशिश की, लेकिन हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने उनको हवा में ही मार दिया, वो सफल नहीं हो पाए। और आज क्योंकि ये वीरों की भूमि है, राष्ट्रभक्तों की भूमि है, देश की सेना का 17.5% की पूर्ति हमारा छोटा सा राज्य करता है। हर 5वां सैनिक हमारे उत्तराखंड से होता है। आज उन सैनिकों के सम्मान में एक संवाद कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया, जिसको मेरे विभाग द्वारा किया गया, और भारी संख्या में यहाँ के जो रिटायर्ड आर्मी कमांडर्स थे, एयर मार्शल के रिटायर्ड एयर मार्शल थे, एयर वाइस और नेवल कमांडर थे, उन्होंने यहाँ पर अपनी बात को रखा, और भारी संख्या में यहाँ के सैनिकों ने भाग लिया। उनका भी आभार। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने सचिवालय में मुख्यमंत्री घोषणाओं की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने सीएम घोषणाओं को पूर्ण किए जाने में तेजी लाए जाने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री घोषणाओं को प्राथमिकता पर लिया जाए। उन्होंने कहा कि जनहित एवं राज्यहित की योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने योजनाओं को पोर्टल पर लगातार अद्यतन किए जाने के निर्देश दिए। विभागों को भी पोर्टल पर अपनी अद्यतन स्थिति देखे जाने का भी प्राविधान किया जाएगा। उन्होंने विभागों को घोषणाओं की प्रगति की अद्यतन सूचना मुख्यमंत्री घोषणा सेल को समय समय पर उपलब्ध कराए जाने के भी निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने शासन को टीएससी एवं ईएफसी आदि के लिए भेजे गए प्रस्तावों को 1 माह में निस्तारित किए जाने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान शहरी विकास, लोक निर्माण विभाग, शिक्षा विभाग एवं सिंचाई विभाग की योजनाओं की समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने सीएम घोषणाओं पर विभागों की प्रगति पर संतुष्टि व्यक्त की। बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में कोटद्वार की अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए तीनों दोषियों पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को उम्र कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने हत्या, साक्ष्य मिटाने, छेड़छाड़ और अनैतिक देह व्यापार से जुड़े आरोपों में दोषियों को अलग अलग सजाएं दी हैं, वही लेकिन सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। अदालत ने साफ किया है कि तीनों ने मिलकर न केवल एक निर्दोष लड़की की हत्या की, बल्कि उस अपराध को छिपाने की भी कोशिश की। अंकिता भंडारी वनंतरा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम करती थी। उनसे अनैतिक कार्य करवाने का दबाव बनाया जा रहा था, जिसका विरोध करने पर उनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। उन्होंने ऋषिकेश के पास चिल्ला नहर में धक्का देकर मार डाला गया था। फैसले के वक्त कोर्ट परिसर में भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। बाहर बड़ी संख्या में लोग जुटे हुए थे और दोषियों को फांसी देने की मांग कर रहे थे। हालांकि कोर्ट ने दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। पीड़िता के परिजनों ने कहा कि उन्हें सजा से संतोष है, लेकिन वे दोषियों के लिए फांसी की उम्मीद कर रहे थे। तीनों
अभियुक्तों को धारा 302 के तहत आईपीसी के तहत लाइफ इम्प्रिजमेंट आजीवन कठोर कारावास जिसे कहेंगे 50,000 रुपये का जुर्माना, 201 आईपीसी में 5 साल का कारावास प्लस जुर्माना और 354A आईपीसी में 2 साल का कारावास प्लस जुर्माना हुआ है। और पीड़ित पक्ष को जो अंकिता के माता पिता उनके परिवार को 4 लाख रुपए बतौर मुआवजा देने की बात कोर्ट ने अपने जजमेंट में कोर्ट की है। और ये पूरे उत्तराखंड के लिए नहीं, पूरे देश के लिए ये जजमेंट एक नज़ीर बनेगा। और लोग आज जो लोग न्याय की गुहार लगा रहे थे, शायद आज उन्हें न्याय मिल पाए। देखिए, अभी मेरी बात नहीं है, उनके माता पिता अंदर हैं। अभी जजमेंट क्योंकि अभी जस्ट ही प्रोनाउंस हुआ है, मुश्किल से 3 मिनट का समय हुआ है, तो पीड़ित परिवार उनके संग काफ़ी लोग हैं, उन्हें सांत्वना बता रहे हैं। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में न्याय द्वारा तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि यह निर्णय न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और निश्चित रूप से अंकिता को आंशिक न्याय दिलाता है। करण माहरा ने यह भी स्पष्ट किया है कि अब भी कई गंभीर सवाल अनुत्तरित हैं जिनका उत्तर थामी सरकार को देना होगा। उन्होंने कहा कि न्यायालय ने दोषियों को सजा दी है, लेकिन यह पूर्ण न्याय नहीं है। आज भी ये स्पष्ट नहीं है कि किन वीआईपी व्यक्तियों को बचाने के लिए प्रदेश सरकार ने प्रयास किए। जांच के दौरान साक्ष्य नष्ट किए जाने की मंशा से वनतारा रिजॉर्ट पर बुलडोजर चलाने का आदेश किसके निर्देश पर दिया गया? प्रारंभिक जांच में प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा बरती गई लापरवाही के लिए कौन जिम्मेदार है? और रिजॉर्ट में आग लगाकर सबूत नष्ट करने वालों पर अब तक क्या कार्रवाई हुई है? भंडारी मर्डर केस में जज साहब ने फैसला दिया और 3 दोषियों को उम्र कैद की सजा दी है। हम उनके इस फैसले का स्वागत करते हैं, लेकिन एक बात जरूर है कि कोर्ट अपना फैसला सबूतों के आधार पर करती है। अभी ये न्याय अंकिता का पूरा नहीं हुआ है जब तक वीआईपी का नाम सामने नहीं आता और उन नेताओं को सजा नहीं होती जिन्होंने सबूत मिटाए, डोजर चलवाया, अंकिता का कमरा तोड़वाया, जिन्होंने अंकिता का बिस्तर तालाब में डाल दिया, स्विमिंग पूल में, उनके खिलाफ कब कार्रवाई होगी? वो पुलिस के अधिकारी जिसने कमरे को वीआईपी बताया, उसके खिलाफ जब तक कार्रवाई नहीं होती, उस विधायक और उस बड़े नेता के खिलाफ जब तक कार्रवाई नहीं होती जिसने पूरे सबूत मिटाने का काम किया, डोजर चलवाया, आग लगवाई, और आग एक बार नहीं 17 दिन के बाद दोबारा आग लगी है, तो हम अंकिता के न्याय को आज अधूरा न्याय मानते हैं। प्रकृति को अपना न्याय करना होगा। वो वीआईपी जिसके लिए अंकिता की ये दशा की गई, उसका नाम सबके सामने आना बहुत आवश्यक है। केवल उत्तराखंड नहीं, आज पूरा देश ये जानना चाहता है कि अंकिता की जो हत्या हुई है उसका जो मुख्य कारण जो वीआईपी था, उसका नाम सार्वजनिक होना चाहिए। और ये लड़ाई जारी रहेगी। हम मां प्रकृति से और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो वीआईपी जल्दी से जल्दी एक्सपोज हो और उसका नाम। नैनीताल स्थित राज्य अतिथि गृह में कांग्रेस ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का भव्य स्वागत किया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद कांग्रेस कुमाऊं में बड़ी रैली करने जा रही है। 1 जून को नैनीताल के हल्द्वानी में कांग्रेस जय हिंद रैली करेगी, जिसमें कि पूर्व सैनिकों की भागीदारी रहेगी। रैली को सफल बनाने के लिए नैनीताल में कांग्रेस ने बैठक की है और कार्यकर्ताओं से अपील की है कि इस जय हिंद रैली को सफल बनाएं। वहीं अंकिता भंडारी हत्या मामले में दोषियों को सजा के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि कोर्ट के आदेश का सम्मान है, मगर ये न्याय अब भी अधूरा है। करण माहरा ने कहा कि वीआईपी से लेकर बुलडोजर चलाने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जिस पटवारी ने रिपोर्ट लिखने में देरी की, उनको कब सजा होगी? सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। करण माहरा ने कहा कि जब तक इस मामले में सबूत मिटाने वालों पर कार्रवाई नहीं होगी, तब तक न्याय अधूरा रहेगा। हम कोर्ट का पूरा आदर करते हैं। कोर्ट ने सबूतों के आधार पर जो निर्णय देना था उसने दिया, लेकिन अधूरा न्याय इसलिए है कि वो पुलिस की आला अधिकारी जिसने खुलेआम ये बयान दिया कि कमरा वीआईपी था, उसके खिलाफ कब कार्रवाई होगी? क्या अंकिता ने जो मैसेज भेजा था कि एक वीआईपी को एक्स्ट्रा सर्विसेज देने के लिए मुझ पर दबाव डाला जा रहा है, क्या वो गलत थी? मृत्यु से पहले उसने मैसेज भेजा था। उसके बाद वो पटवारियों का क्या हुआ जिन्होंने रिपोर्ट नहीं लिखी थी या रिपोर्ट गलत करी, उनके खिलाफ कार्रवाई कब होगी? वो जो डोजर का ऑपरेटर था उसने बयान दे दिया कि किसने उससे डोजर चलवाया, उसके बावजूद भी अभी तक वो विधायक की गिरफ्तारी नहीं हुई जिसने सबूत मिटाए। एक बार आग लगना समझा जा सकता था, लेकिन 17 दिन या 15 दिन के बाद दोबारा आग लग गई, ये कैसे हो गया?
अंकिता भंडारी का पूरा बिस्तर स्विमिंग पूल में कैसे चले गया, कैसे अंकिता भंडारी के कमरे को तोड़ा गया, ये यक्ष प्रश्न है जो हिंदुस्तान के आम आदमी के दिमाग में है। और जब तक वो वीआईपी का नाम सार्वजनिक नहीं होता, पुलिस की उस आला अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, मुख्यमंत्री समेत उस विधायक के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, तब तक ये न्याय अधूरा रहेगा। भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद गुरुवार को एक निजी दौरे पर मसूरी पहुंचे। वो 2 दिन तक अपने परिवार के साथ मसूरी में रहेंगे। मसूरी पहुंचने पर स्थानीय प्रशासन और पुलिस अधिकारियों ने उनका स्वागत किया और उनकी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की। स्थानीय लोगों व पर्यटक उनके आगमन से उत्साहित नजर आए। रामनाथ कोविंद के साथ उनकी पत्नी और परिवार के कुछ सदस्य भी हैं। मसूरी की शांत व सुरमय वादियों में वे कुछ समय विश्राम कर प्रकृति का आनंद लेंगे। पूर्व राष्ट्रपति के आगमन को ध्यान में रखते हुए मसूरी पुलिस द्वारा सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। वीआईपी प्रोटोकॉल के तहत उनके ठहराव स्थल और उसके आसपास के क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। हरिद्वार नगर निगम के जमीन खरीद घोटाले में जल्द बड़ा एक्शन हो सकता है। बृहस्पतिवार को मामले की जांच कर रहे सीनियर आईएएस रणवीर सिंह चौहान ने अपनी जांच रिपोर्ट सचिव शहरी विकास को सौंप दी थी। सूत्रों के मुताबिक जांच रिपोर्ट में तत्कालीन प्रशासन और एसडीएम की भूमिका संदिग्ध है। वहीं जबकि इस मामले में नगर निगम के 4 अधिकारी पहले ही सस्पेंड किए जा चुके हैं। बड़ी कार्रवाई के अंदेशे से नगर निगम हरिद्वार और जिला प्रशासन के अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं हरिद्वार की मेयर भी जांच से बेहद संतुष्ट हैं। मेयर का कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर निष्पक्ष जांच हुई है। उम्मीद है कि दोषी अधिकारियों पर जल्द कार्रवाई होगी। ऐसा है, जब हमने नगर निगम का कार्यकाल संभाला तो हमारे संज्ञान में ये मामला आया भूमि को लेके, तो हमने इसकी जांच के आदेश दिए और हमने मुख्यमंत्री जी को यह निष्पक्ष जांच करने के लिए कहा और उन्होंने तुरंत इस पे निष्पक्ष जांच की है। ये बहुत बड़ा मामला था। ये 35 करोड़ की 30 बीघा जमीन 18 करोड़ की थी और उसमें 58 करोड़ का इसमें घोटाला किया गया है और हम इस पर तुरंत, जब हमारे संज्ञान में आया, हमने तुरंत इस पर कार्रवाई करने के कहा है और मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने इस मामले को निष्पक्ष जांच बिठाई है तुरंत से तुरंत। और जो श्री बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष बनने के बाद हेमंत द्विवेदी पहली बार हल्द्वानी पहुंचे। उनके आगमन पर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने जोरदार स्वागत किया। पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रताप विश्व के नेतृत्व में शोलिया नृत्य, ढोल धुमाऊं और पारंपरिक अंदाज में स्वागत किया गया। बीजेपी कार्यालय में आयोजित स्वागत समारोह में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने हेमंत द्विवेदी को नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दी और उनकी कार्यशैली की सराहना की। पत्रकारों से बातचीत में हेमंत द्विवेदी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और संगठन महामंत्री अजय कुमार का आभार जताया। उन्होंने कहा कि उन्हें जो यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है उसका वे पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निर्वहन करेंगे। चारधाम यात्रा को लेकर उन्होंने बताया कि अब तक 36 लाख से अधिक श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं और केवल बद्रीनाथ एवं केदारनाथ धाम में ही अब तक 11 लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। द्विवेदी ने कहा कि यात्रा को सरल, सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए मंदिर समिति लगातार काम कर रही है और तीर्थ पुरोहितों से भी संवाद किया जा रहा है ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की असुविधा ना हो। आपके चैनल के माध्यम से अभी नैनीताल जनपद के अपने सभी कार्यकर्ताओं को मैं आभार व्यक्त करता हूं और अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी और हमारे प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी और हमारे संगठन मंत्री आदरणीय अजय जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर जो हम समिति है, एक बहुत बड़ा धाम हमारा जो है कि यहाँ पर पूरे देश के अंदर, देश नहीं पूरी दुनिया से यहाँ पर लाखों तीर्थयात्री यहाँ पर तीर्थ यात्रा के लिए आते हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री उनके मार्गदर्शन में और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में यात्रा बहुत ही सुंदर और बहुत अच्छी प्रकार से चल रही है। कल तक जहां अभी तक 36 लाख लोगों ने जो है कि पंजीकृत जो है कराया अपने आप को और आज सुबह तक 11 लाख लोगों ने श्री बद्रीनाथ जी और श्री केदारनाथ जी में दर्शन किए हैं। हम सब उसके लिए वचनबद्ध हैं कि देश दुनिया से आने वाले सभी तीर्थयात्रियों को सुगम और सरल
डोईवाला लोक हितकारी परिषद की ओर से आयोजित पत्रकारिता दिवस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में मेधावी विद्यार्थियों को भी सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि विधायक ब्रजभूषण गैरोला ने पत्रकारों और मेधावी छात्रों को सम्मानित करते हुए कहा कि छात्र देश का भविष्य और धरोहर है। शनिवार को आयोजित कार्यक्रम में विधायक ब्रजभूषण गैरोला ने गणेश शंकर विद्यार्थी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर कार्यक्रम की शुरुआत की और उन्होंने कहा कि पत्रकारों के सामने आज कई प्रकार की चुनौतियां हैं जिनका सामना कुशलता पूर्वक करना होगा। नगर पालिका अध्यक्ष नरेंद्र नेगी ने कहा कि डिजिटल युग में पत्रकारिताओं की चुनौतियां और बढ़ी हैं। अधिकारी परिषद के द्वारा हमेशा कई वर्षों से पत्रकारों के सहयोग से यहाँ पर हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है और मैं इस अवसर पर मैं लोक हितकारी परिषद को बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। और लोक हितकारी परिषद के द्वारा जो आज हम लोग 20 मई को पत्रकारिता दिवस मनाते हैं और साथ में इस संस्था के द्वारा जो हमारे क्षेत्र के बहुत ही मेधावी छात्र छात्राएं हैं उनको भी पुरस्कृत किया गया, उनका भी सम्मान किया गया। मैं सबका बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। और ये संस्था पिछले 27 वर्षों से हमारे इस क्षेत्र के अंदर बहुत अच्छे कार्य कर रही है, रचनात्मक कार्य कर रही है। हर क्षेत्र में इस संस्था का एक विशेष योगदान रहा है और मैं आयोजकों को बहुत बधाई देता हूँ। हमारे बहुत वरिष्ठ पत्रकार भाई नवलजीत यादव और उनके साथ पूरी टीम ये पत्रकारिता जो पत्रकार हमारे यहाँ पर डोईवाला में है उनको बहुत बधाई शुभकामनाएं। रानी इलाहाबाई होलकर की 300वीं जयंती के अवसर पर रुड़की में मां गंगा की आरती का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा संगठन महामंत्री अजय कुमार व प्रदेश उपाध्यक्ष शैलेंद्र विष्ट, रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा और पूर्व कैबिनेट मंत्री करतार सिंह भड़ाना शामिल हुए। इस दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री करतार सिंह भड़ाना ने बताया कि 1 जून को मंगलौर विधानसभा में उनके द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी और 8 जून को एक रैली का आयोजन किया जाएगा, जिसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी प्रतिभाग करेंगे। हाँ, तिरंगा तो 1 तारीख को है। आज तो सिर्फ गंगा मैया की आरती के लिए और माता के 300 वर्ष के उपलक्ष्य में आए हैं। हाँ, 1 तारीख में तिरंगा यात्रा होगी 4 बजे से लेके 6:30 बजे तक गुड़ मंडी से बढ़ाना जी के साथ अगले। उत्तराखंड के जंगलों में बाघों के संरक्षण और संवर्धन की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया जा रहा है। राजाजी टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या बढ़ाने के लिए कॉर्बेट टाइगर रिजर्व यानी CTR से 5 और बाघों को वहां स्थानांतरित किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य राजाजी में न केवल बाघों को संख्या बढ़ाना है, बल्कि कॉर्बेट जैसे घने बाघ बहुल क्षेत्र में बढ़ती ह्यूमन टाइगर कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति को भी नियंत्रित करना है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के अधिकारियों ने 3 बाघिन और 2 बाघों को राजाजी टाइगर रिजर्व भेजने का प्रस्ताव नेशनल टाइगर कॉर्पोरेशन अथॉरिटी यानी NTCA को भेजा है। जैसे ही ये प्रस्ताव मंजूर होगा, इन्हें स्थानांतरित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। ये कदम राजाजी में चल रहे बाघ पुनर्स्थापन योजना के फेज 2 के अंतर्गत लिया जा रहा है। एक प्रोजेक्ट के अंतर्गत कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से 5 बाघों को जो राजाजी टाइगर रिजर्व का जो वेस्टर्न जो पश्चिमी क्षेत्र है वहाँ पर छोड़े जाने का प्रोग्राम बनाया गया था, प्लान बनाया गया था। वो फेज हमारा कंप्लीट हो गया है, जिसके अंतर्गत 2 मेल और 3 फीमेल बाघों को कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से, जहाँ पर बाघों का घनत्व ज़्यादा है, वहाँ से राजाजी टाइगर रिजर्व जहाँ पर बाघों का घनत्व कम है उसमें ट्रांसफर किए गए हैं। अभी इस प्रोजेक्ट की इस फेज की सफलता को देखते हुए अब ये विचार किया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर और बाघों को छोड़े जाने की संभावना है और कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में भी बाघों का जो घनत्व है वो अच्छा खासा है और बढ़ रहा है। उस दोनों चीज़ों को मैनेज करने के लिए एक दूसरा फेज इस योजना का एक प्रपोज किया जा रहा है, जिसको NTCA भेजा जाएगा, जिसके अंतर्गत अगेन 5 और बाघों यहाँ से मसूरी के टाउन हॉल में मसूरी स्पोर्ट्स एसोसिएशन के तत्वाधान में कराटे इंडिया ऑर्गेनाइजेशन द्वारा मान्यता प्राप्त टेशनकॉन शोटोकॉन यू कराटे फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा 23वीं ऑल इंडिया टेशनकॉन कराटे चैंपियनशिप 2025 आयोजित की जाएगी।
यानी आयोजित की गई, जिनमें देश के करीब 13 राज्यों के खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। प्रतियोगिताओं में सब जूनियर, जूनियर, सीनियर और मास्टर वर्गों के मुकाबले आयोजित किए गए। खिलाड़ियों ने कुमेते यानी कुश्ती और कराटे में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। सभी मुकाबलों का मूल्यांकन अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रमाणित रेफरी द्वारा किया गया। ये 2 दिन का प्रोग्राम है और इसमें लगभग 250 से 300 के करीब पार्टिसिपेशन है, मेल एंड फीमेल, और इसमें लगभग 13 स्टेटों के जो है पार्टिसिपेशन है। कुछ कोरोना के वजह से बहुत। यमुना नदी तट पर नगरपालिका बड़कोट द्वारा तिलाड़ी शहीद दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कि स्थानीय लोगों के साथ पुरानी पेंशन बहाली को लेकर आंदोलनरत कर्मचारियों सहित सैकड़ों लोगों ने तिलाड़ी के वीर शहीदों नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की और शहीदों से सबसे पहले तो तिलाड़ी शहीद के जो शहीद लोग हैं उनके चरणों में मैं नमन करता हूँ। और हर साल 30 मई को तिलाड़ी दिवस मनाया जाता है, तो ये मुझे प्रथम बार मौका मिला है नगर पालिका अध्यक्ष के नाते इस मेले को होस्ट करने का। तो मैं इस बार इसमें मैंने खुद भी स्वीकार भी करता हूँ, अव्यवस्था रही है बारिश के कारण। नगर पंचायत झबरेड़ा के द्वारा बरसात से निपटने के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है, जिसमें नालों की साफ सफाई निरंतर रूप से जारी है और डेंगू जैसी गंभीर बीमारियों से निपटने के लिए भी नगर पंचायत की पूरी तैयारी कर ली गई है, जिसके अंतर्गत कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव और फॉगिंग का कार्य प्रत्येक वार्डों में सुबह शाम किया जा रहा है। इस दौरान नगर पंचायत झबरेड़ा अध्यक्ष किरण चौधरी ने क्षेत्र की जनता से अपील करते हुए कहा है कि बरसाती मौसम आ गया है और बीमारियां भी साथ ही साथ आ रही हैं, तो हम सभी को चाहिए कि अपने आसपास साफ सफाई रखें और डेंगू से बचाव के लिए उन्होंने कहा कि कहीं पर भी पानी जमा न होने दें। जी बिल्कुल, जो हमने वादे किए थे काफ़ी हद तक हमने पूरे भी किए हैं और आगे भी अभी बहुत समय है, समय के साथ पूरा होता रहेगा। जी बिल्कुल, जैसे कि अभी बरसाती समय आने वाला ही है, आ ही चुका है, तो उसमें हमने नालों की सफाई और कीटनाशक दवाइयाँ हैं 2 हफ्ते में, और उसमें और फॉगिंग का कार्य है वो पूरा प्रोग्रेस पे ही चल रहा है। और जैसे कि हमारे 5 बड़े नाले हैं और छोटे 28 नाले हैं, इन सब पे भी करें। चलिए, उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज।